स्टडी एक्सप्रेस IQ में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान निर्माण के दरमियान संविधान सभा के समक्ष एक बेहतर, विकसित एवं मजबूत भारत के निर्माण का सपना था और उसे पूरा करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत अर्थात कि विश्व के जो अन्य देश थे जहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी वहां की अच्छे प्रावधानों को लाकर देश के संविधान निर्माण के दरमियान संविधान में उसे समाहित किया। अब है कि ये आंतरिक स्रोत क्या थे एवं बाह्य स्रोत क्या थे, तो एक तरफ लिख देते हैं स्रोत और दूसरी तरफ प्रावधान। आंतरिक स्रोत के तहत दोस्तों भारत शासन अधिनियम अर्थात अंग्रेज शासन करने के लिए समय समय पर जो भारत के लिए विधियां बनाई थी उन विधियों से हमने उस दरमियान जो संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल किए थे, इस 395 अनुच्छेद में से लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने हूबहू उठा के शामिल कर दिया। और इन जो 250 के आसपास जो शामिल किया गया उनमें मूलतः कौन कौन सी चीजें थी, उनमें न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, CAG एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं इसी तरह के बहुत सारे थे। ये मुख्यतः ये थे। अब चूंकि भारत में अब राजतंत्र नहीं रहा या कोई अन्य शासन नहीं था, यहाँ पर लोकतंत्र ऑलरेडी स्थापित हो चुका था, तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक न्यायपालिका की आवश्यकता थी। इस न्यायपालिका को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। इसके पश्चात देखते हैं लोक सेवा आयोग। चूंकि अंग्रेजों ने अपनी सरकारी मशीनरी को मजबूत करने के लिए अर्थात आधार स्तर पर अपने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना किया था। अर्थात अंग्रेज जो कर राजस्व का उद्ग्रहण करते थे या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते थे या जो योजनाएं बनाते थे उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने लोक सेवा आयोग की सहायता ली और अर्थात से एक संस्था बनाया। स्वतंत्रता के पश्चात चूंकि ये संदर्भ अर्थात कर राजस्व का उद्ग्रहण, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एवं योजनाओं का क्रियान्वयन यथावत रहा, तो उसे बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात भी लोक सेवा आयोग बना रहा। लोक सेवा आयोग के तहत देखते हैं अभी वर्तमान में IAS, IPS इत्यादि इन लोगों की नियुक्ति होती है। CAG को भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जो मूलतः सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। इसके पश्चात हम देखते हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। चूंकि भारत एक बहुलवादी समाज है, यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म हैं, इनमें किसी की संख्या ज़्यादा है, किसी की संख्या कम है, तो जिनकी संख्या कम है उन लोगों में और सुरक्षा की भावना ना रहे अर्थात उनमें भय ना रहे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर प्रावधान जो किया गया उसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे आंतरिक स्रोत हुए, अर्थात हमने यहाँ से लगभग 200 प्रावधान हो लेकर संविधान में समाहित कर दिया। अब इसके बाद पश्चात देखते हैं हम बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया। ब्रिटेन से वर्तमान में जो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली चल रही है, इस संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है। ये संसदीय शासन प्रणाली है क्या, तो चुनाव के पश्चात जो राजनीतिक दल बहुमत में आते हैं उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जो पार्टियां बहुमत में आती है, जो सरकार बनाती है, वो संसद अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका जब तक बहुमत रहता है तब तक ये शासन करते रहते हैं, और ज्यों ही अल्पमत में आते हैं या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो इन्हें रिजाइन करना पड़ता है अर्थात हटना पड़ता है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली को हमने
ब्रिटेन से लिया है। निश्चित रूप से इस संसदीय शासन प्रणाली में इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। संसद को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। इस संसदीय विशेषाधिकार को भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा है विधि का शासन। हमारे यहाँ ना ही सेना का शासन है, ना ही किसी एक लोगों का शासन है, ना राजा का शासन है। हमारे यहाँ लिखित संविधान है और लिखित संविधान के तहत विधि का शासन का प्रावधान किया गया है, अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है। विधि के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, विधि सबके साथ एक समान व्यवहार करेगी। अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया। वर्तमान में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जो संसद द्वारा बनाई जाती है, ये प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे है एकल नागरिकता। चूंकि हमने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, संघीय शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होती है कि जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं, परंतु हमने एकल नागरिकता को अपनाया, हमने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है। इस एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला है दोहरा सदन या द्विसदन। द्विसदन का अर्थ है कि दो सदन, जैसे भारत में है लोकसभा एवं राज्यसभा, ब्रिटेन में है वहाँ पर दूसरा सदन लॉर्ड्स, जैसे भारत में राज्यसभा है वहाँ पर लॉर्ड सभा है। तो ये द्विसदन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली में होता क्या है कि मंत्रिमंडल के जितने प्रधानमंत्री सहित जितने भी लोग होते हैं सभी समान होते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री इसमें कैप्टन का कार्य करता है। सभी साथ तैरते हैं और सभी साथ डूबते हैं। डूबने का अर्थात ये हुआ कि जब तक उनका निम्न सदन में उनका ये विश्वास है, अर्थात वो बहुमत में है, तब तक सरकार चलती रहती है। अगर उनके खिलाफ अविश्वास पारित हो जाता है तो अर्थात सरकार गिर जाती है, अर्थात वो डूब जाते हैं। और ये मंत्रिमंडल प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके पश्चात हम आते हैं यूएसए कि यूएसए से हमने क्या लिया। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट लिया, मूल अधिकार। मूल अधिकार अमेरिका के मूल संविधान में नहीं था, वहाँ पर पश्चात बाद में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन हमने इसे अपने मूल संविधान में जगह दिया। आखिर ये फंडामेंटल राइट है क्या? फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो लोगों को एक परिवेश मुहैया कराते हैं। किस लिए? वो लोगों के सर्वमुखी या चहुमुखी विकास के लिए। तो इस मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। इसके पश्चात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? न्यायपालिका का भारत में प्रथम कार्य है संविधान का संरक्षण एवं संविधान की व्याख्या। संविधान के संरक्षण एवं संविधान की व्याख्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। इसे इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अधिकार हनन हो रहा है, अर्थात उनके अगर संवैधानिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए व्यक्ति न्यायपालिका में जाएगा। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार न्यायपालिका पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि न्यायपालिका ये कार्य ना करे, अर्थात उसे रोकेगी नहीं। इसके पश्चात देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ हुआ एक तरह से न्यायिक समीक्षा, कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है वो विधि सम्मत है या नहीं, या विधायिका क्या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि का निर्माण तो नहीं किया। इस विधायिका के कार्यों को समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। अगर विधायिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे न्यायपालिका अविधिक घोषित कर सकती है। तो हमने इस न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान लिया है वो अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान किस तरीके से सर्वोच्च है? संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण एक स्वतंत्र संविधान सभा ने किया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना गया था?
वो जनता द्वारा चुना गया था, अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। तो इस आधार पर हमारे यहाँ जनता सर्वोच्च है और अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सर्वोच्च है। संविधान द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार हमारे यहाँ की शासन प्रणाली चलेगी, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। भारत में आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हमारे यहाँ एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा एवं उन्हें जो हटाया जाएगा वो एक महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, जिसका प्रावधान आर्टिकल 61 के तहत किया गया है। तो उनकी नियुक्ति या उनका निर्वाचन के बारे में प्रावधान एवं उन्हें हटाने के बारे में जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। इसी में अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, अर्थात हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया या विधि है उस विधि को हमने यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इन सारी चीज, इसमें जितने भी प्रावधान हैं, इन सारे प्रावधानों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब आते हैं अगले देश आयरलैंड पर। आयरलैंड से बराबर एक सवाल आता है कि आयरलैंड से प्रथम हमने डीपीएसपी या राज्य की नीति निदेशक तत्व को लिया है, और नीति निदेशक तत्व ये कई बार यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा भी जाता है। तो ये डीपीएसपी क्या है? ये राज्य को निर्देश है। कैसा निर्देश? राज्य जो सक्षम होता जाएगा, तो जब वो अपना कोई विधि बनाएगा या कोई योजना बनाएगा, तो इसमें जो उल्लेखित डीपीएसपी में जो उल्लेखित प्रावधान है या जिन मुद्दों की चर्चा की गई है, तो उस विधि और योजना में राज्य सरकार उसे समाहित करे, शामिल करे, अर्थात डीपीएसपी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करे। लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार इसे इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका प्रावधान हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। इसके पश्चात राज्यसभा में जो 12 लोगों का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, इसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया। राज्यसभा में मनोनयन, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसमें कुल 12 लोग मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल के क्षेत्र के विख्यात लोग होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जिससे वो अपने अनुभव एवं योग्यता से देश को लाभान्वित करें। इसके पश्चात हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, कि हमने आखिर ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया। प्रस्तावना की भाषा को लिया। ये प्रस्तावना की भाषा क्या है? क्योंकि जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारतीय प्रस्तावना को कहां से लिया, तो ये उसमें विकल्प दिए रहते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर हम अमेरिका देंगे। प्रस्तावना के विचार को हमने अमेरिका से लिया, लेकिन उसमें प्रयुक्त भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसमें संघ अर्थात भारत सेंटर, भारत पर बल प्रदान किया गया है। अमेरिका में हम संयुक्त राज्य के लोग, वहां पर राज्यों पर बल प्रदान किया गया है, और ऑस्ट्रेलिया में संघ पर बल प्रदान किया गया है। तो भारत ने भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है और विचार जो लिया है वो अमेरिका से लिया है। दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती
7वीं अनुसूची में हम 3 सूचियां देखते हैं। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाती है, एवं समवर्ती सूची जिस समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती है। इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके पश्चात है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये संयुक्त अधिवेशन क्या है? संयुक्त अधिवेशन जब कोई विधेयक राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाता है और वहां पर गिर जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त बुलाते तो राष्ट्रपति हैं लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन हमने कहां से लिया है? और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ये मूल बातें हैं, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन, तीनों हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके पश्चात हम आते हैं जर्मनी पर। इसके पश्चात हम आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन, मूल अधिकार का स्थगन। आपातकाल में मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया। जर्मनी में भी किससे? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके पश्चात आता है अगला फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र। गणतंत्र ये क्या है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जिसका हेड ऑफ स्टेट अर्थात राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, आनुवांशिक नहीं हो। तो गणतंत्र के तहत देखते हैं कि बड़ा से बड़ा पद या छोटा से छोटा पद, किसी भी कोई भी पद वंश के आधार पर रिजर्व नहीं होता है, उस पर कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है। तो भारत में भी राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। तो इस तरह हम गणतंत्र के तहत क्या आता है? राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। जैसे कि ब्रिटेन में देखते हैं, वहां के राष्ट्र के प्रमुख वहां के राजा हुए या महारानी, तो वो वंशानुगत है। जापान में वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसके पश्चात देखते हैं स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। अब इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। कि भारत में लोग सिर्फ बाह्य स्तर से बंधन से मुक्त नहीं है, जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह किसी अन्य लोगों के बंधन में रहना, वो आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है। तो आंतरिक रूप से किस रूप में स्वतंत्र? भाव एवं अभिव्यक्ति की, उपासना की। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा आर्टिकल 19 में और 25 से 28 में स्वतंत्रता के संदर्भ में कि आंतरिक एवं बाह्य स्वतंत्रता के तहत देखते हैं कि हम आंतरिक रूप से एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। इसका अगला वर्ड है समता। समता का अर्थ हुआ विशेषाधिकारों का अभाव, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वंश के आधार पर विशेषाधिकार की प्राप्ति नहीं करेगा। वो विधि के समक्ष सभी समान होंगे, उनको किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला हुआ बंधुता। ये इस बंधुता का अर्थ क्या हुआ? इस बंधुता का अर्थ हम समझते हैं। बंधुता का अर्थ हुआ कि दो पक्षों के मध्य
चाहे वो संगठन हो, चाहे दो संप्रदाय हो, चाहे दो व्यक्ति हो, दोनों के मध्य परस्पर प्रेम, परस्पर साहचर्य, अगर दोनों में परस्पर प्रेम रहेंगे, परस्पर साहचर्य रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस बंधुता से मानव की गरिमा बढ़ेगी। और मानव की गरिमा बढ़ने के बाद पश्चात क्या होगा कि जब हम आपस में बंधुता की भावना से रहेंगे, इससे मानव की गरिमा भी बढ़ेगी और दूसरी बात राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में भी वृद्धि होगी। तो इस बंधुता को भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। तो जिस प्रकार एक माँ के 5 बच्चे हैं, तो उनमें आपसी जो प्रेम रहता है उसका आधार होती है उसकी माँ की, वो एक माँ की संतान है। उसी तरीके से हम बंधुता में बंधे हुए हैं कि हम भारत माँ की संतान हैं, जिसमें हम दो पक्षों के मध्य में बेहतर समन्वय, बेहतर सामंजस्य, आपसी प्रेम एवं साहचर्य है। तो हमने फ्रांस से क्या क्या लिया? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। अब हम आगे आते हैं दक्षिण अफ्रीका। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन ये आखिर है क्या? जिस प्रकार एक जगह लगातार कोई पानी लगा हुआ है, तो पानी एक समय के पश्चात क्या होता है? सड़ जाता है, अर्थात प्रकृति का नियम ही है चलायमान रहना। तो संविधान का जब निर्माण हुआ, तो उस वक्त जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो अनुभव था, उस अनुसार उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। लेकिन समय एवं परिस्थिति में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं, कुछ पुरानी चीजें निकल जाती हैं। तो नई चीजें जुड़ती हैं और पुरानी चीजें निकल जाती हैं। अगर इस अनुरूप अगर हम संविधान में परिवर्तन ना करें तो क्या होगा? संविधान और सांदर्भिक हो जाएगा, अर्थात नई जो परिस्थितियां इनके समक्ष उभर के आई हैं, उनके संदर्भ में ये सांदर्भिक नहीं रहेगी। तो ये संदर्भ में बने रहे, इसके लिए समय एवं परिस्थिति के अनुसार इनको अपने में बदलाव करना होगा। तो इस संविधान संशोधन को हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। इसके पश्चात हम आते हैं, अब अगला है जापान। जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ये प्रक्रिया अर्थात ये साधन हो गया कि जिस तरीके से पहले से हमें निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस साधन को आपको प्रयोग करना है, उसमें हम मनमानापन या दूसरे किसी साधन का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात विधि जिस प्रक्रिया को निर्धारित करती है उसी प्रक्रिया के द्वारा कार्य होगा, ना कि अगर सहूलियत किसी दूसरी प्रक्रिया में है तो हम दूसरी प्रक्रिया को अपना लें कि विधि से रोकती है। विधि जिस प्रक्रिया को निर्धारित करती है उस प्रक्रिया के द्वारा ही कार्य होगा। अब अगला है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। यहां से हमने मूल कर्तव्य को लिया। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए कि उन कर्तव्यों का वो पालन करें। अगला है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया? यूनियन शब्द। यूनियन शब्द हमने क्यों लिया? फेडरल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यूनियन इसका भी अर्थ होता है संघ। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, लेकिन यूनियन से जो जुड़े हुए राज्य हैं उनके, विशेषकर भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। अर्थात
कि अमेरिका में संघ भी नहीं टूट सकता है और राज्य भी नहीं टूट सकता, क्योंकि दोनों के बीच पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, दोनों एक दूसरे को नहीं तोड़ सकते। लेकिन भारत में शक्तियां संघ की तरफ उन्मुख है, अर्थात संघ ज्यादा शक्तिशाली है, राज्य उसकी बनिस्बत कमजोर, लेकिन दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। दूसरा है अवशिष्ट शक्ति। यूनियन के पश्चात अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ ये हुआ कि जिनकी चर्चा ना संघ सूची में की गई है, ना राज्य सूची में की गई है, ना ही संवर्ती सूची में की गई है। अगर ऐसा कोई मुद्दा उभरता है जिनकी चर्चा तीनों सूचियों में नहीं की गई है, तो उसे हम अवशिष्ट सूची के तहत रखेंगे और उस सूची पर कार्य करने का अधिकार केंद्र का होगा। जैसे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त साइबर अपराध के संदर्भ में संविधान सभा परिचित नहीं थी। एक समय के पश्चात तकनीकों में परिवर्तन होने के बाद साइबर अपराध भी अस्तित्व में आया और साइबर अपराध पर कानून बनाने का अधिकार किसे सत्ता मिला? केंद्र को मिला। तो अवशिष्ट शक्तियां भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से। इसके पश्चात है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? इसका भी प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। और इसके पश्चात है संघ एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, दोनों के मध्य शक्ति का विभाजन, इसका प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। तो मूलतया कि भारतीय संविधान के निर्माण के दरमियान हमने जो बातें विदेशी स्रोत से ली थी उनकी चर्चा हमने यहाँ पर किया है, जो कि यूपीएससी एवं पीसीएस के एग्जामों में पूछा जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग इसे विदेशी संविधान का या विदेशी उधार करते हैं या विदेशी नकल करते हैं। तो ये कहाँ तक सांदर्भिक है? तो हमने विदेशों से ये सीखा जरूर, विदेशों से लिया जरूर, लेकिन हमने इसे भारतीय पृष्ठभूमि के तहत, भारतीय परिवेश के तहत और भारतीय हितों के अनुरूप इसे ढालकर अपने संविधान में जगह दी है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसे हमने अपने में शामिल किया, इसे नकल ना करके इसे हमने अपने अनुरूप ढालकर अपने संविधान में जगह दिया। ये आज की क्लास आपका भारतीय संविधान के स्रोत, आज की क्लास पूरा हो गया। फिर अगली क्लास अगले दिन देखी जाएगी।